नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज स्कूल व्याख्याता के अंदर साइंस का जो क्लास नंबर 12 है, और क्लास नंबर 12 जो है हमारे नियंत्रण एवं समन्वय, और इससे संबंधित जो थ्योरी पार्ट है, हम इससे पहले 2 क्लास के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन वो मैंने यहाँ पर आपको कवर करवाए। साथ ही साथ में पूरी एनसीईआरटी और पुरानी जो आरबीएसई बुक्स आती थी वो सारा कंटेंट जो है इसमें कवर हो चुका है। और आज एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास है, तो इस क्लास के अंदर आपने कितना पढ़ा है, कितना अच्छा तरीके से पढ़ा है, वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर आज अग्नि परीक्षा होने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ में थोड़ा सा टॉपिक जो है हो सकता है हल्का सा आपको हार्ड लगे, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका एक रिवीजन करवा दूंगा, और उस रिवीजन के बाद में आप देखना कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से आते हैं। और अगर ये एमसीक्यू क्लास आप ले रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन कंठस्थ हो जाएंगे। और एक बार बस आप पेपर के समय जाते समय एक बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। पक्का पक्का आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो पक्का पक्का क्वेश्चन आपका वहाँ से अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा हम रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो पिछली जो क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने तंत्रिका का तंत्र। ठीक है, एक पढ़ा था हमने मस्तिष्क। ठीक है, एक पढ़ा था हमने ग्रंथि। ठीक है, ये ग्रंथियों वाला पार्ट ज्यादा हार्ड नहीं था तो इसको हम रिवाइज नहीं करेंगे। तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो तंत्रिका तंत्र में क्या था। तंत्रिका तंत्र जो थे वो न्यूरॉन्स से मिलकर बनते हैं, न्यूरॉन्स से मिलकर बनते हैं। और ये क्या होते हैं, ये जो हमारे इंफॉर्मेशन होती है वो दिमाग तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि घर के अंदर जैसे लाइट फिटिंग करते हैं तो उसके अंदर जो तारों का इंपॉर्टेंस होता है वही इंपॉर्टेंस तंत्रिका तंत्र के अंदर इन न्यूरॉन्स का होता है। ठीक है, और देखो दो न्यूरॉन्स के बीच में या फिर दो सिनेप्स के बीच में, मतलब जो डेंड्रॉन थे, इन डेंड्रॉन के बीच में ये जो स्पेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर देखो मस्तिष्क में हमने क्या पढ़ा था, मस्तिष्क को 3 भागों के अंदर हमने डिवाइड किया था। ठीक है, सबसे पहला था अग्र मस्तिष्क, पश्च, ठीक है, यहां पर पश्च। ठीक है, यहां पर क्या था, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा सोचने का कार्य या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर साइज में सबसे बड़ा क्या था, तो अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा था। इसके अंदर हमने 3 पार्ट किए थे। ठीक है, एक था प्रेमस्तिष्क, ठीक है, एक था हाइपोथैलेमस, एक था थैलेमस। ठीक है, अब थैलेमस के बारे में हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा था। प्रेमस्तिष्क के बारे में हमने पढ़ा था कि जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ऐच्छिक क्रियाओं से बस एक शब्द समझ लो कि जो भी काम हम होश में कर रहे हैं वो सारे प्रेमस्तिष्क के कारण से कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो एक्सीडेंट हुआ, होश खो दिया, इसका मतलब प्रेमस्तिष्क के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम आ चुकी है। रात को सपने क्यों आते हैं, रात को सपने इसलिए आते हैं क्योंकि दिमाग जागृत अवस्था में होता है। इसका मतलब सपने किसके कारण से आते हैं, सपने आते हैं वो आते हैं हमारे प्रेमस्तिष्क के कारण से। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद में देखो एक था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। ठीक है, हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा पावरफुल, एक शब्द में अगर इसका काम बताना चाहूं तो जो भावनाएं हैं, जैसे जनरली जो प्यार होता है ना, वो प्यार होता है हाइपोथैलेमस के कारण। और ये इतना ज्यादा प्रभावी है कि जब कभी प्यार होता है तो आपको नींद आना बंद हो जाता है, भूख लगनी बंद हो जाती है। उसका देखो मेन रीजन क्या होता है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल पार्ट है। ठीक है, और भूख लगना कार्य किसका है, वो भी हाइपोथैलेमस का काम है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, जब भी कभी प्यार होता है तो भूख प्यास लगना बंद हो जाता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस का एक ही तरफ ध्यान है, बस प्यार प्यार प्यार। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस से सबसे ज्यादा पावरफुल पार्ट होता है। उसके बाद में है थैलेमस, उसके बाद में पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, ये दोनों मिलकर हमारी अनैच्छिक क्रियाएं करते हैं। और मेजरली जो पार्ट हमने पढ़ा था वो पढ़ा था पश्च मस्तिष्क में। सबसे इंपॉर्टेंट है अपना मेडुला एब्लोगेटा। ठीक है, ये अपना क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या है, ये करता है अपनी अनैच्छिक क्रिया। अभी अनैच्छिक क्रिया क्या है, जैसे बीपी बढ़ जाना हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसको कंट्रोल कर सकें, शुगर बढ़ जाना हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। तो जो भी अपनी अनैच्छिक क्रिया है वो करता है मेडुला एब्लोगेटा। ठीक है, उसके बाद में यहां पर एक अपना क्या था, ये था अपना अग्र मस्तिष्क। ठीक है, तो ये अग्र मस्तिष्क है, ये भी अपने पश्च मस्तिष्क का अपना हिस्सा है। ठीक है, अब प्रश्न करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन देखना किस तरीके से अपने एक ही बार में हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो सपनों का आना मस्तिष्क के किस हिस्से का भाग है। ठीक है, सपनों का आना मस्तिष्क के किस हिस्से का
भाग है। ठीक है, तो देखो सपनों का आना देखो प्रेम मस्तिष्क से होता है। मैंने क्या बोला कि प्रेम मस्तिष्क जो है वो जागृत अवस्था में, ठीक है। अब जागृत अवस्था में हम क्या कर सकते हैं, जागृत अवस्था के अंदर हम मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, चलने का काम कर रहे हैं, हाथ हिलाने का काम कर रहे हैं, तो जागृत अवस्था से रिलेटेड कौन सा है, तो प्रेम मस्तिष्क अपना जागृत अवस्था से रिलेटेड है। उसके बाद में देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, मस्तिष्क के किस भाग में चेतना और जागृति पाई जाती है। अब बताओ, मैंने एक ही शब्द बताया, चेतना और जागृति किससे संबंधित है, प्रेम मस्तिष्क से संबंधित। ये किसका हिस्सा है, ये अपने अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। अग्र मस्तिष्क के कितने हिस्से बताए थे, 3 हिस्से बताए, एक प्रेम मस्तिष्क, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसके बाद में देखो थर्ड नंबर, शरीर की ऐच्छिक क्रियाएं। शरीर की ऐच्छिक क्रियाएं कहां से होती है, देखो शरीर की ऐच्छिक क्रियाएं होती है हमारे अग्र मस्तिष्क से, और अग्र मस्तिष्क के अंदर ही 3 पार्ट बताए थे। ठीक है, एक था हमारा प्रेम मस्तिष्क, एक थैलेमस और एक था अपना हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो यहां पर ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारी होगी वो हो जाएगी हमारे प्रेम मस्तिष्क से। ठीक है, एक प्रेम मस्तिष्क है और थैलेमस, ये दोनों पार्ट जो है अपने सही हो जाएंगे, मतलब ए और से दोनों ऑप्शन अपने यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो, यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना में अपनी याददाश्त खो देता है तो उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग काम करना बंद कर देगा। देखो याददाश्त है, कुछ याद है, इसका मतलब हमारे अंदर क्या है, जागृति है, और जागृति जब एक्सीडेंट होगा तो वो जागृति होगी, वो क्या हो जाएगी, वो हमारी खो जाएगी। और जागृति किससे रिलेटेड है, वो हमारा जो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा था एक प्रेम मस्तिष्क, इससे रिलेटेड हमारी होती है। ठीक है, प्रेम मस्तिष्क से रिलेटेड होती है, तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन अपना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5, शरीर की ऐसी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है जो ना तो ऐच्छिक है ना ही अनैच्छिक है। ये क्वेश्चन आप बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि मैंने दिमाग के हर हिस्से के अंदर या तो ऐच्छिक बोला है या फिर अनैच्छिक बोला है, लेकिन एक हिस्से के अंदर ना मैंने ऐच्छिक बोला है ना ही मैंने अनैच्छिक बोला है, तो वो हिस्सा कौन सा है। देखो देखो अग्र मस्तिष्क था अपना, ये है अग्र मस्तिष्क, इसके अंदर देखो एक था अपना थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस, एक था अपना प्रेम मस्तिष्क। देखो प्रेम मस्तिष्क में मैंने क्या बोला, ये है ऐच्छिक क्रियाएं करता है। हाइपोथैलेमस देखो क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस है, ये करता है भूख से संबंधित। ठीक है, ताप से संबंधित। अब देखो ताप से संबंधित मतलब शरीर का जो ताप बढ़ता है वो किसके कारण से बढ़ता है, वो बढ़ता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो अब ये क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो बुखार होता है वो किस कारण से होता है, वो अपना होता है हाइपोथैलेमस के कारण। भूख लगती है वो किस कारण से, हाइपोथैलेमस के कारण से भूख लगती है। तो देखो ये ना तो ऐच्छिक है ना ही अनैच्छिक है, तो क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि हाइपोथैलेमस अपना यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन अपना हो जाएगा। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 6, बुखार मतलब क्या हो गया, शरीर का ताप बढ़ गया। ठीक है, और ताप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, पूछ ले हाइपोथैलेमस किसका हिस्सा है, ये अग्र मस्तिष्क का अपना हिस्सा होता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस 6 नंबर में बी ऑप्शन। उसके बाद में 7 नंबर, देखो भावनाओं का नियंत्रण। ठीक है, भावनाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि जो सुख दुख रोना, ये जो प्यार की जो भावनाएं होती है, ये होती है अपनी भावनाएं, और ये भावनाएं कहां से होती है, ये भावनाएं अपनी होती है हाइपोथैलेमस से रिलेटेड। डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8, शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है। तो ये क्वेश्चन आप बताएंगे कि शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा पार्ट जो है दिमाग का वो अपना रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन है प्रेम मस्तिष्क, उसके बाद में अनुमस्तिष्क, उसके बाद में पोन्स और उसके बाद में है थैलेमस। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा अपना अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, दिमाग के देखो 3 पार्ट पढ़े थे हमने, एक अग्र मस्तिष्क, एक मध्य और एक पश्च। ठीक है, पश्च में क्या पढ़ा था, एक मेडुला एब्लोगेटा पढ़ा था,
ठीक है, एक अनुमस्तिष्क पढ़ा था। ठीक है, अब देखो मेडुला एब्लोगेटा के अंदर हमने क्या किया था कि मेडुला जो एब्लोगेटा था इसके अंदर अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है, अनैच्छिक का मतलब क्या होता है, बीपी, शुगर, ठीक है, ये जो हाई होता है वो अपना मेडुला एब्लोगेटा के कारण होता है। उसके बाद में देखो अनुमस्तिष्क जो है ये अपने क्या करता है, संतुलन बनाने का कार्य करता है। संतुलन, संतुलन बनाने का कार्य कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। और इसका एक बहुत शानदार एग्जांपल मैंने आपको जो अपनी क्लास थी पिछली से पिछली क्लास उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अनुमस्तिष्क है जनरली शराबियों का अनुमस्तिष्क जो है वो खराब हो जाता है ज्यादा शराब पीने के कारण, जिसके कारण आपने देखा होगा कि शराब पीने के बाद में जो बैलेंस बनाया जाता है वो बैलेंस नहीं बना पाता। इसी कारण से जनरली आपने शराबियों को टेढ़े मेढ़े चलते हुए देखा होगा क्योंकि वो संतुलन नहीं बना पाते। तो संतुलन बनाने का कार्य कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। मतलब कि ऑप्शन बी जो है ये अपना यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 8वें के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 9, मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, देखो सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है ना ये तो है मेडुला एब्लोगेटा, ठीक है, और सबसे पावरफुल जो है ना, पावरफुल ये है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो पावरफुल हाइपोथैलेमस है, लेकिन महत्वपूर्ण अंग कौन है, मेडुला एब्लोगेटा, क्योंकि ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है और हमारे शरीर की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। उसके बाद में है 10वां नंबर छोटा मस्तिष्क। तो छोटा मस्तिष्क जैसे ही आप शब्द देखेंगे तो आपको दिमाग में एक नाना पाटेकर का डायलॉग जो है वो दिमाग में आया होगा कि यहाँ पर जो है छोटा दिमाग होता है, ठीक है। छोटा दिमाग मतलब एक डायग्राम में भी मैंने आपको बताया था कि नीचे की तरफ जो दिमाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेडुला एब्लोगेटा, ठीक है। मतलब कि डी ऑप्शन छोटा दिमाग किसको कहते हैं, मेडुला एब्लोगेटा को हम बोलते हैं। 10वें के बाद में है 11 नंबर प्रश्न, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। देखो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो करता है ये करता है मेडुला एब्लोगेटा जो है अपना नियंत्रण करता है, ठीक है। क्योंकि देखो जो अनुमस्तिष्क प्रमस्तिष्क है ये किसका करता है, ये ऐच्छिक क्रियाओं का करता है, और अनुमस्तिष्क जो है ये बैलेंस, शरीर का बैलेंस बनाने का काम करता है, और मेडुला एब्लोगेटा अपना अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। उसके बाद में 12 नंबर प्रश्न, रक्तदाब का नियंत्रण मुख्य रूप से कौन करता है। अभी ये रक्तदाब का मतलब क्या होता है, रक्तदाब का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, मतलब कि बीपी, और बीपी शुगर को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला एब्लोगेटा करता है। मतलब कि ऑप्शन डी जो है ये अपना यहां पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो अब यहां से जो प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं वो हार्मोन वाले प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब जो ग्रंथियों से रिलेटेड थे वो अपने यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, यहाँ पर भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखो आपातकालीन हार्मोन, मतलब आपात की स्थिति जब आती है तो हमारे अंदर कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है। मतलब कि जनरली आपने देखा होगा कि आपातकालीन स्थिति होती है तो गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है, गला सूखना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है बॉडी के अंदर, ऐसी क्या चेंजिंग होती है जिसके कारण से ये सब क्रियाएं होने लगती है। तो आपात हार्मोन जो बोलते हैं हम बोलते हैं एड्रिनलिन हार्मोन को। देखो एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो एड्रिनलिन हार्मोन का स्त्रवण करती है और इसको आपात हार्मोन बोला जाता है। साथ ही साथ में इसको करो या मरो हार्मोन भी बोलते हैं, करो या मरो, और इंग्लिश में अगर आ जाए तो डू एंड डाई, ठीक है, ये इसको बोला जाता है। आपात स्थिति के अंदर एड्रिनलिन हार्मोन जो है हमारे अंदर एक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद में हाँ, तो निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। देखो अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर हमने क्या पढ़ा था, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, ठीक है, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि,
पैराथायरॉयड ग्रंथि, ठीक है, जिसको आउटू और पराउटू, इसको बोलते हैं पराउटू और इसको बोलते हैं आउटू, ठीक है। और गोनाड ग्रंथियां, ये सब ग्रंथियां जो हमने पढ़ी थी ये किस में थी, ये सारी की सारी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। और एक पढ़ा था हमने अग्नाशय, ठीक है, ये अंतःस्रावी भी है और ये बाह्य स्रावी भी है। ये स्पेशल याद रखना है क्योंकि पेपर में प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि जो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है, ठीक है। अब देखो एक थोड़ा सा साइड का नॉलेज की यकृत मतलब कि जो लीवर है ये है बहिस्रावी, ये है बहिस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है, वो यकृत है, ठीक है। अगर हम बात करें कि अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो वो अग्नाशय है, और सबसे छोटी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों में मिलाकर अगर पूछा जाए तो वो हमारी पीयूष ग्रंथि हो जाएगी, क्योंकि ये होती है मटर के दाने के समान। और ये कहां पर होती है तो ये दिमाग के अंदर हमारे होती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। देखो थाइमस है, पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, ठीक है, एक थाइमस यहां पर रह गया, थाइमस, ठीक है। तो क्या नहीं है तो हमारी यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि अपनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शरीर में उत्तेजना पैदा करने वाला हार्मोन कौन सा है। देखो ऑप्शन एक है पैरा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एडीएच और एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है। अब देखो एड्रिनलिन हार्मोन है, ये अपना क्या है, आपात स्थिति के अंदर, आपात स्थिति में जो उत्तेजना पैदा करता है वो अपना एड्रिनलिन हार्मोन अपना यहां पर होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो गलगंड रोग हो जाता है, ठीक है, किसके कारण से होता है। मैंने एक बताया था थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। अब देखो इससे रोग कौन सा होता है, थायराइड, ठीक है। और हिंदी में अगर बोले तो गलगंड रोग, और कहां पर होता है तो ये गले के अंदर होता है। और किस कारण से होता है तो आयोडीन की कमी से ये हो जाता है, ठीक है। जैसे बचपन में आपने एक ऐड देखा होगा कि जो आयोडीन का एक ऐड आया करता था कि जो आयोडीन का सेवन करते हैं उनको कोई रोग नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा रोग होता है उसके अंदर, गलगंड रोग होता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है ये अपना एक करेक्ट ऑप्शन 16 का बनेगा। अब देखो 17वां प्रश्न, एंजाइम का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जिन्होंने पिछली क्लास देखी हुई उनको पता होगा कि एंजाइम वास्तव में होता क्या, अगर नहीं पता तो मैं इस क्लास में एक बार फिर से बता देता हूं। देखो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम होता है जो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है। क्या करता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है, ठीक है। तो भोजन, अगर शरीर में एंजाइम नहीं होंगे तो भोजन का पाचन नहीं होगा और सालों सालों तक एक बार खाया हुआ भोजन पचने के अंदर सालों का समय लग जाएगा। तो एंजाइम क्या है, जो जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तो एंजाइम से किसका निर्माण होता है, एंजाइम से प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जनरली जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं या कोई डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, खाने से रिलेटेड, पाचन से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर हमें बताता है कि आप कुछ टाइम फ्रूट खाइए। फ्रूट खाइए क्यों, क्योंकि फ्रूट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और प्रोटीन के अंदर एंजाइम होता है। तो एंजाइम भोजन को अच्छी तरीके से पचाएंगे तो डाइजेशन सिस्टम जो है अपना यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एंजाइम का निर्माण कौन करता है, तो वो करता है प्रोटीन। उसके बाद में देखो वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। वृद्धि हार्मोन जो है वो किस ग्रंथि से निकलता है, देखो निकलता जो है वो है पीयूष ग्रंथि से, ठीक है। स्त्रवण जो होता है वो करती है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। मतलब हाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो पीयूष ग्रंथि रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसका जो स्त्रवण करने वाला कौन है, स्त्रवण होता यहां से, लेकिन स्त्रवण करने के लिए जो इजाजत देगा वो कौन देगा, तो हाइपोथैलेमस देगा। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। भाई जो स्त्रवण होगा वो स्त्रवण पीयूष ग्रंथि से होगा, ठीक है। स्त्रवण जो होगा वो पीयूष ग्रंथि से होगा, लेकिन स्त्रवण करने के लिए जो कमांड देगा वो अपना कौन देगा, वो देगा हाइपोथैलेमस। तो सी ऑप्शन यहाँ पर अपना
बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन जनरली जब आपको पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे तो दोनों ऑप्शन एक साथ में कभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वृद्धि हार्मोन्स के लिए पीयूष भी है और हाइपोथैलेमस भी है, लेकिन यहाँ पर हम हाइपोथैलेमस इसको करेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे? हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 19। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है, शरीर का ताप का नियंत्रण करने वाली ग्रंथि है। शरीर के ताप का नियंत्रण करने वाली ग्रंथि देखो कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है पीयूष, पीनियल, थाइमस या हाइपोथैलेमस। अब देखो ताप का नियंत्रण को कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस अपना ताप का नियंत्रण करता है। देखो मस्तिष्क में हमने पढ़ा था थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और एक ये अग्र मस्तिष्क के हिस्से, और एक पढ़ा था हमने प्रमस्तिष्क। ठीक है, अब देखो हाइपोथैलेमस भूख और ताप से रिलेटेड था, भूख और ताप। ठीक है, तो ताप से रिलेटेड क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हमारे जो है यहाँ पर ताप से रिलेटेड हो जाएगा। इंसुलिन में पाई जाने वाली धातु है। देखो इंसुलिन का स्त्रवण जो है वो अग्नाशय से होता है। देखो अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय से किसका स्त्रवण? इंसुलिन का। ठीक है, अगर ये इंसुलिन का बराबर स्त्रवण नहीं होगा तो रोग कौन सा होगा? मधुमेह रोग। मधुमेह रोग अपने को हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इंसुलिन के अंदर क्या पाया जाता है? जेड की उपस्थिति पाई जाती है, जिंक की उपस्थिति जो है इंसुलिन के अंदर पाई जाती है। तो सी ऑप्शन ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद में है 21 नंबर। देखो इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? अब ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रश्न है। देखो जब किसी को शुगर हो जाता है तो उसको इंसुलिन के जो है इंजेक्शन दिए जाते हैं, या फिर जनरली कई बार जब शुगर स्टार्टिंग फेज के अंदर होता है तो उसको डायरेक्ट इंजेक्शन ना देके उसको भेड़ का दूध पीने की जो है एक सलाह दी जाती है, क्योंकि भेड़ के दूध के अंदर इंसुलिन की मात्रा होती है जो कि शुगर को नियंत्रित करती है। क्या करती है? शुगर को नियंत्रित करती है। अब देखो इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करता है? भाई इंसुलिन की कमी से रोग कौन सा होता है? ग्लूकोज का होता है। भाई रोग जो होता है अपना मधुमेह रोग होता है, और मधुमेह रोग में किसकी अधिकता हो जाती है? शुगर की। मतलब कि शुगर को साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? ग्लूकोज। तो इंसुलिन अब किसको नियंत्रित करेगा? इंसुलिन करेगा ग्लूकोज को नियंत्रित। ठीक है, ग्लूकोज को नियंत्रित करता है इंसुलिन। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि सबसे बड़ी ग्रंथि, बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है यकृत। ठीक है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि अंतःस्त्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ये हो जाएगी अपनी अग्नाशय। और सबसे छोटी, ठीक है, सभी ग्रंथि टोटल अंतःस्त्रावी और बही दोनों मिलाकर सभी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगी, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ठीक है, उसके बाद में देखो, उसके बाद में प्रश्न नंबर 23, 23वां प्रश्न। ठीक है, 23वां प्रश्न है कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखो सबसे पहली तो है यकृत। ठीक है, उसके बाद में क्या आती है? उसके बाद में अग्नाशय। ठीक है, तो दूसरी बड़ी ग्रंथि भी कह सकते हैं, और अंतःस्रावी में सबसे बड़ी कौन सी है? तो अग्नाशय। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 24। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। ये मैं आपको अभी बता चुका हूं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अपना बिल्कुल सही ऑप्शन। अब देखो पीनियल ग्रंथि जो होती है ये क्या करती है? ये नींद के लिए उत्तरदायी है, नींद के लिए। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करती है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी उत्तरदायी है। ठीक है, तो बच्चों के अंदर पीनियल ग्रंथि बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, जिसके कारण से उनको रोग
प्रतिरोधक क्षमता उनकी अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 25, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अब देखो मेन प्रश्न आ गया भाई, अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर अंतःस्रावी भी हो और सबसे बड़ी, ठीक है, तो वो ग्रंथि अपनी हो जाएगी अग्नाशय, ठीक है। अब देखो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, देखो अंतःस्रावी ग्रंथि है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और लिखना पड़ेगा, तो या फिर यहाँ पे अपने अंतःस्रावी हटा देते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी तो यकृत हो जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो हो जाएगी अपनी यहाँ पर यकृत हो जाएगी। उसके बाद में देखो दूध निष्कासन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। अब देखो एक ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था कि गायों के अंदर जब दूध निकाला जाता है तो आजकल उनको ऑक्सीटोसिन के जो है इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो ऑक्सीटोसिन के जब जब इंजेक्शन उनको लगाया जाता है तो वो गायें ज़्यादा दूध देती है, ठीक है। तो दूध निष्कासन को प्रेरित करने वाले, ठीक है, प्रेरित करने वाले ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन उनको लगाए जाते हैं, तो सी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद में 27, करो या मरो, डू एंड डाई, ठीक है, आपातकालीन हार्मोन, ठीक है। ये किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं एड्रिनलिन हार्मोन को, ये बोलते हैं। पीछे सेम प्रश्न जो है अपने आ चुका है। 27 के बाद में 28 शरीर की मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। देखो मास्टर ऑफ मास्टर, देखो एक मास्टर ग्रंथि जो है वो कहते हैं पीयूष को, ठीक है। अब ये क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर, मतलब कि मास्टरों का भी मास्टर है ये, मतलब पीयूष ग्रंथि से भी ऊपर की पोस्ट इसकी है, तो ये हो जाएगा अपना हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रंथि है, ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल एक पार्ट है। 29 हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है। अब ये प्रश्न जो ग्रंथियों को और मस्तिष्क को दोनों को मिलाकर एक साथ में दिया गया है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस कहां पर पढ़ा था हमने, ये हमने पढ़ा था अग्र मस्तिष्क में, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में 3 पार्ट थे, एक में थैलेमस था, एक में हाइपोथैलेमस था, ठीक है, और एक पार्ट था वो था प्रमस्तिष्क का था, प्रमस्तिष्क एक पार्ट अपना था। उसके बाद में त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है, त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक, ये मैंने आपको बताया था कि जनरली कई बार आप देखते हैं कि कई लोगों की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा चमकदार होती है। उसका क्या रीज़न होता है, उसका रीज़न जो होता है वो होता है मेलानिन, ठीक है। मेलानिन हार्मोन जो है वो उसके अंदर त्वचा के अच्छे रंग के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो जनरली आपने एक सुना होगा जो स्किन केयर की स्किन क्रीम जो होती है, तो मिलाज एक्ने, तो नाम भी जो होते हैं वो स्किन से रिलेटेड जो क्रीम्स होगी उनका जो नाम होगा वो इस तरीके से नाम उसके रखे जाते हैं। देखो त्वचा के लिए कौन सा वर्णक होता है, मेलानिन, तो मेलानिन से रिलेटेड देखो मिलाज एक्ने जैसे क्रीम का नाम रखा जाता है, क्योंकि ये क्या होती है स्किन के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो ये अपने 30 प्रश्न यहाँ पर हो चुके हैं। तो एक छोटा सा डाउट मैं आपका और क्लियर कर देता हूँ ग्रंथियों वाला, कि सबसे बड़ी ग्रंथि पूरे बॉडी के अंदर है यकृत, ठीक है। अंतःस्रावी में सबसे बड़ी, ठीक है। तो अंतःस्रावी में सबसे बड़ी अपनी जो हो जाएगी वो हो जाएगी थायराइड ग्लैंड होगी, ठीक है। थायराइड जो ग्रंथि होगी वो होगी अपने अंतःस्रावी की सबसे बड़ी ग्रंथि, ना कि अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी प्लस बहिस्रावी दोनों है, लेकिन फाइनली आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि इस पूरे शरीर में सबसे बड़ी यकृत है, लेकिन अंतःस्रावी में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, तो थायराइड ग्रंथि, ये अपने को फाइनली याद रखना है, क्योंकि शायद पीछे जो मैंने
थायराइड की जगह क्या बोल दिया था, अग्नाशय बोल दिया था, लेकिन फाइनली अपने को जो याद रखना है वो ये चीज याद रखनी है कि सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लेकिन अंतःस्रावी में सबसे बड़ी की बात की जाए तो थायराइड जो ग्रंथि होती है जो कि अपने गले के अंदर होती है वो अपने क्या हो जाएगी अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, तो ये भी टॉपिक जो है अपना यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बाकी टॉपिक से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा होगा, क्योंकि ये अपने से रिलेटेड, अपनी बॉडी से रिलेटेड टॉपिक था। तो ये टॉपिक हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।